1 अरब से ज्यादा लोग, हजारों साल पुरानी संस्कृति और इतनी कहानियां कि गिनना भी मुश्किल हो, ऐसे देश को समझना वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये सिर्फ इतिहास की तारीखें याद करना नहीं है, बल्कि उस एक एहसास को, उस एक भावना को पकड़ने की कोशिश है जो भारत को भारत बनाती है। जरा सोचिए, कितना विशाल पैमाना है और कितनी गहरी इसकी जड़ें हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर शुरू करे तो करे कहां से? चलिए एक काम करते हैं, सबसे बड़ी शुरुआत करते हैं, मतलब शुरुआत से भी पहले से। भारत की कहानी किसी राजा या किसी साम्राज्य से नहीं, बल्कि उन्हीं सितारों से शुरू होती है जिन्हें हम रात में आसमान में देखते हैं। इस जमीन के बनने की कहानी को समझने के लिए हमें अरबों साल पीछे जाना होगा। सोचकर देखिए, करीब 13.8 अरब साल पहले एक जोरदार धमाके से हमारा ब्रह्मांड बना। फिर करोड़ों साल गुजरे और हमारी पृथ्वी पर सारे महाद्वीप एक ही बड़े भूभाग में जुड़े हुए थे, जिसे पेंजिया कहते थे। यहीं से भारतीय प्लेट टूटकर अलग हुई और उत्तर की तरफ अपना सफर शुरू किया, एक बहुत ही धीमी लेकिन लगातार चलने वाली यात्रा। और फिर करीब 5 करोड़ साल पहले वो पल आया जब ये एशियाई प्लेट से टकराई। ये कोई मामूली टक्कर नहीं थी, ये एक महाटक्कर थी जिसने धरती की शक्ल को हमेशा के लिए बदल दिया और दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला यानी हिमालय को जन्म दिया। तो जमीन तो बन गई, अब कहानी में एंट्री होती है इंसानों की। ये वो दौर था जब इस उपमहाद्वीप पर समाज ने और विचारों ने पहली बार अपनी शक्ल लेनी शुरू की। लगभग 3,500 ईसा पूर्व यहां दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे व्यवस्थित शहरी सभ्यताओं में से एक फल फूल रही थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर अपने समय से कहीं आगे थे। एकदम सीधी सड़कें, कमाल की ड्रेनेज व्यवस्था और सार्वजनिक स्नानागार। दिलचस्प बात यह है कि यहां राजाओं के बड़े बड़े महल नहीं मिले, जो शायद एक बराबरी वाले समाज की तरफ इशारा करता है। और इसका अंत भी उतना ही रहस्यमयी है, किसी जंग की वजह से नहीं, बल्कि शायद मौसम और नदियों के बदलने की वजह से। सिंधु घाटी के शहरी चमत्कारों के बाद वैदिक युग में एक नई क्रांति आई, और ये क्रांति विचारों की थी। अब सवाल ईंटों और सड़कों का नहीं था, बल्कि अस्तित्व का था। उपनिषदों में ऐसे गहरे सवाल पूछे गए कि मैं कौन हूं, ये दुनिया क्या है? ऐसे सवाल जिनका जवाब इंसान आज भी ढूंढ रहा है। भारत अब सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि गहरे चिंतन की भूमि बन रहा था। चलिए अब एक ऐसे दौर में चलते हैं जहां सोच और नैतिकता के नए आइडियाज ने न सिर्फ भारत को, बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा दी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का समय बड़ा दिलचस्प था। भारत में एक ही साथ 2 बड़ी क्रांतियां हो रही थीं। एक तरफ गौतम बुद्ध और महावीर जैसे विचारक अहिंसा और आत्मनियंत्रण के नए रास्ते दिखा रहे थे, तो दूसरी तरफ मौर्य साम्राज्य पूरे भारत को एक झंडे के नीचे ला रहा था। और कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध की तबाही देखकर तलवार छोड़ दी और धम्म यानी शांति और नैतिकता का रास्ता अपना लिया। और इसी सोच विचार के माहौल से भारत ने दुनिया को एक ऐसा तोहफा दिया जिसके बिना आज की टेक्नोलॉजी और साइंस की कल्पना भी नहीं हो सकती थी। वो था शून्य का कॉन्सेप्ट। जी हां, जीरो और डेसिमल सिस्टम का आविष्कार यही हुआ जिसने गणित की दुनिया में हमेशा के लिए क्रांति ला दी। ये भारत के स्वर्ण युग की एक शानदार शुरुआत थी। देखिए, भारत की कहानी सिर्फ अपने अंदर हुए बदलावों की नहीं है, बल्कि बाहर से आए प्रभावों को अपनाने और कुछ बिल्कुल नया बनाने की भी है। ये वो अध्याय है जहां भारत की अनेकता में एकता वाली पहचान की नींव रखी गई। जब इस्लाम, व्यापार और शासकों के जरिए भारत आया, तो यहाँ की परंपराएं खत्म नहीं हुईं, बल्कि एक नया संगम बना। भक्ति आंदोलन के कवियों और सूफी संतों की बातों में एक जैसी गहराई मिली। पर्शियन आर्किटेक्चर ने यहाँ की कारीगरी के साथ मिलकर मुगल आर्ट जैसी एक बिल्कुल नई और शानदार शैली को जन्म दिया। और हाँ, खाने की तो बात ही क्या। मध्य एशिया के पकवानों में जब भारतीय मसाले मिले तो एक लाजवाब किचन तैयार हुआ। भारत ने हमेशा अलग अलग संस्कृतियों को अपनाया और उसे अपनी ताकत बनाया। अब हम कहानी के आधुनिक दौर में आते हैं, जो काफी उथल पुथल भरा था। ये दौर था औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक लंबे संघर्ष का और एक आजाद देश के जन्म का। भारत की आजादी की लड़ाई दुनिया में बिल्कुल अलग थी। इसका सबसे बड़ा हथियार कोई तोप या बंदूक नहीं था, वो था सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह करना। महात्मा गांधी की लीडरशिप में अहिंसा बंदूकों से भी ज्यादा ताकतवर हथियार बन गई। ये एक मिसाल है कि कैसे नैतिक बल के आगे बड़ी बड़ी राजनीतिक शक्तियां भी झुक जाती हैं।
1947 में आज़ादी के बाद भारत ने एक मुश्किल लेकिन मजबूत रास्ता चुना। सबसे पहले तो इतनी चुनौतियों के बावजूद दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनने का फैसला किया। फिर देश को दोबारा बनाने पर पूरा जोर लगा दिया, खेतों में हरित क्रांति से लेकर बड़े बड़े कारखानों के विकास तक। और आज ये वही प्राचीन देश है जो भविष्य को गले लगा रहा है। सैटेलाइट लॉन्च करने से लेकर सॉफ्टवेयर बनाने तक आज की दुनिया में एक अहम किरदार निभा रहा है। तो भारत का ये इतना लंबा सफर हमें आखिर में एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या भारत सिर्फ एक नक्शे पर बनी जगह है, या ये एक सोच है जो लगातार चल रही है, लगातार बदल रही है? एक ऐसी सोच जो ये दिखाती है कि कैसे अलग अलग चीजें एक साथ रह सकती हैं और कैसे एक प्राचीन आत्मा एक आधुनिक दिमाग के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती है। इसका सफर अभी